तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आज भी यही बात करेंगे कि महंगाई को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे जिस तरह मुल्क के अंदर और इंटरनेशनली एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो पीडीएम अपोजिशन इत्तेहाद जो है महंगाई के खिलाफ वो निकली हुई है और कल से पीडीएम ने पूरे मुल्क में एक साथ महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आने का ऐलान कर दिया है। कराची, लाहौर, तमाम बड़े बड़े शहर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, मतलब पूरे मुल्क में कल अपोजिशन का इत्तेहाद पीडीएम हुकूमत के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ सड़कों पे होगा। अब इसका प्रेशर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे नजर आ रहा है क्योंकि सब्सिडी देने की बात की जा रही है, कीमतों को मेंटेन करने की, कंट्रोल करने की बात की जा रही है। वजीर आज़म इमरान खान इजलास पे इजलास तलब कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। ये तो जो लोकल पॉलिटिक्स है महंगाई के हवाले से उसका प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ रहा है। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात की जाए तो द इकोनॉमिस्ट का जो एक सर्वे सामने आया है, उनकी जो एक रिपोर्ट सामने आई है, 43 कंट्रीज को सर्वे किया उन्होंने महंगाई के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। अब ये द इकोनॉमिस्ट की जो सर्वे रिपोर्ट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के उन दावों के बिल्कुल बरक्स है और हुकूमत के उन दावों की कलई खोल देती है जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो चीज़ें अभी भी सस्ती हैं और उसके लिए फिर वो सारे एक चार्ट्स बना के देते हैं कि जी फलां मुल्क में पेट्रोल इतना है, चीज़ें इतनी हैं, तो हमारे यहाँ देख लें। तो इसका मतलब है कि जो हुकूमत के दावे हैं उनकी कलई खुल गई है और चीज़ें खुल के सामने आ गई। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी? द इकोनॉमिस्ट ने सर्वे रिपोर्ट शाया कर दी है कि जी चौथा सबसे महंगा तरीन मुल्क है पाकिस्तान। और दूसरा ये पल्स कंसल्टेंट का सर्वे तो चंद दिन पहले से आया हुआ है जिसमें अवाम ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद का और वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। सिर्फ 7% ने कहा कि वो मुतमईन है वज़ीर आज़म इमरान खान से और उनकी पॉलिसी से। अब ये अवाम का अदम एतमाद है या महंगाई के हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद को एक नया फ्यूल मिल गया है कि अपोजिशन भी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सोच विचार में पड़ गई है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पे हर तरफ से प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है। इस प्रेशर में किस तरह सस्टेन करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये सवाल करेंगे। और आज एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की स्टेटमेंट दी है गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब ने। उन्होंने कहा कि जी अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो इसका अगर नुकसान है तो फ़ायदा भी तो है। और फ़ायदा उन्होंने ये गिनवाया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैठे हुए हैं वो जब यहाँ पर पैसा भेजते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज इकट्ठी हो जाती हैं जिससे मईशत को फ़ायदा हो रहा है। ये अब ऐसा अजीबो-गरीब यानी कि गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में रुपये की डिप्रिसिएशन, करेंसी की कदर खोने को अप्रिशिएट कर रहा है। तो जब गवर्नर स्टेट बैंक इस किस्म की बात करेगा तो ये बड़ा नॉन सीरियस सा स्टेटमेंट है। इसके मईशत पे क्या इम्पैक्ट होंगे और डॉलर की प्राइस पे, क्योंकि आज ही डॉलर 174 पे क्लोज हुआ है और ओपन मार्केट में 175। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हुकूमत के लिए डेवलप हो रही है। इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं अली नवाज़ आवान साहब। पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली में रह चुके हैं फैसल करीम कुंडी साहब, और मुस्लिम लीग नून से भी सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के तर्जुमान भी हैं जनाब मलिक अहमद खान साहब। अली नवाज़ आवान साहब, एक तो दी इकोनॉमिस्ट का सर्वे रिपोर्ट, चौथा महंगा तरीन मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान, तो आपके दावे तो ज़ीरो हो गए ना, नील हो गए जो आप लोग चार्ट्स बनाते थे। और दूसरा ये बताएं, ये जो गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि जो डॉलर
महंगा होने का फायदा भी है। ये किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं गवर्नर साहब? अच्छा, अब थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि जरूर आपने लीजिए। 3 सवाल किए। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि एक इकोनॉमिस्ट का सर्वे, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, अगर आप उसके साथ आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है 3-4 दिन पहले, अगर आप उसे भी काउंटर कर लेती। आईएमएफ क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूं मोटी मोटी। जो उस वक्त ऑपोजिशन कह रही थी कि हुकूमत ने, आपके साथ मैंने शो भी किया था इसके ऊपर, कि हुकूमत ने फिगर्स को फर्ज किया है। जब हुकूमत ने बताया कि पाकिस्तान की इस साल जो प्रोजेक्शन थी वो 4% थी, इन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया हमारा। इन्होंने कहा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो तो 2.5%। आईएमएफ ने उसको इंडोर्स किया और उसने कहा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 4% से ग्रो कर रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट ये कहती है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह ताला 4.8 या 5% के ऊपर हम इसको क्लोज करेंगे, जो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी है। अंडर क्वेश्चन द इकोनॉमिस्ट की सर्वे रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट को हफ्ते गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए। दो बड़े जरीदे हैं, दो बड़े जरीदे हैं, एक इकोनॉमिस्ट कह रहा है और एक आईएमएफ कह रहा है। मैं इसकी बात करूं क्योंकि आईएमएफ को कोट किया जाता है। आईएमएफ के बारे में किया ही नहीं, मैं उसका रिबटल दे रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब आईएमएफ ने कहा था, जब कोविड आया था, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 0.5% से ग्रो करेगी या 0.5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उस वक्त सब लोगों ने उसको कोट किया था। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिस्ट के जो रिपोर्ट आई है, इसको हुकूमत ऑलरेडी इसको वो कह चुकी है कि ये बिल्कुल हकाइक से मबनी नहीं है। हाँ। उसकी फेक नहीं, मबनी नहीं है। अच्छा, फेक नहीं हकाइक पे कह मबनी सकते, हकाइक पे उसकी वजह हाथ है। मैं जो आपको बता देता हूं कि आप किस तरह इकोनॉमी को जज करते हैं, पाकिस्तान किस तरह इकोनॉमी को जज करता है। पाकिस्तान जब हमारी हुकूमत आई थी 23.5 अरब रुपए पे एक्सपोर्ट्स थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ के 26 अरब पे, और जब 2022 हम क्लोज करेंगे गुड एंड सर्विसेज को मिला के। आप दो रिपोर्ट्स को मिक्स एंड मैच अप कर रहे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट है आपके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, द इकोनॉमिस्ट का सर्वे है महंगाई के इंडेक्स के हवाले से। मैं उसकी भी बात, आपकी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, मैक्रो इकोनॉमी, लेकिन उसका इंपैक्ट ट्रिकल डाउन पड़ रहा है कि नहीं? महंगाई, यही बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? महंगाई पे भी आ जाते हैं। इससे पहले एक सर्वे हुआ था और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया के साथ इंटरेक्शन में बताया था कि उस सर्वे में यह आया था पाकिस्तान दुनिया के 10 उन मुल्कों में से जहां आज भी रहना सस्ता है। अब आप पोस्ट कोविड देख लें, पोस्ट कोविड जो इंपैक्ट्स हैं क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है? आज चाइना के अंदर पावर कट्स हो रही हैं कि कोल सर्ज हो गया, $50 से $250 पे चला गया। अच्छा। आज पाम ऑयल जो हमारी जब हुकूमत आई थी $500 पर मैट्रिक टन था, आज $1400 पर मैट्रिक टन है। जब हमारी हुकूमत आई थी, जो नून लीग की हुकूमत खत्म हुई थी, $35 से $40 के अंदर ब्रेंट मूव कर रहा था, आज वो $80 से $85 के अंदर मूव कर रहा है। दुनिया के अंदर व्हीट की, दुनिया के अंदर शुगर की, दुनिया के अंदर कॉटन की, दालों की, पल्सेस की, जितनी कमोडिटी, क्यों इसका मसला पोस्ट कोविड हुआ है। आप जितने कंट्रीज की मिसाल दे रहे हैं, आप उनका ना सिर्फ करेंसीज की स्ट्रेंथ को देखेंगे, बल्कि आप वहां पे लोगों की फीकस आमदनी क्या है उसको भी देखेंगे। आपके गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि डॉलर का रुपये का डेप्रिशिएट होना बड़ी अच्छी बात है। गवर्नर स्टेट बैंक पे आता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कंपैरिजन कर लेंगे करेंसीज का। आप ये कहते हैं आपके साथ जो रीजनल पावर है, जो दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसको काउंट किया जाता है, उनकी जो अपनी करेंसी के अगेंस्ट डॉलर फ्लक्चुएशन हुई है 5.5% हुई है, जो पाउंड स्टर्लिंग की हुई है 6.5% हुई है, जो यूरो की हुई है 8.5% हुई है, जो डॉलर की इंडेक्स के अंदर फ्लक्चुएशन हुई है 5.5% हुई है, लीरा के अंदर जो फ्लक्चुएशन हुई है, देखिए फ्लक्चुएशन टर्की आपसे ज्यादा महंगा मुल्क है उसी इकोनॉमिस्ट के सर्वे में। आप एक बात बताएं, क्या हम दुनिया के अंदर, क्या जब हमारी हुकूमत आई थी और इनकी हुकूमत खत्म हुई थी, जो हालात पाकिस्तान के थे, क्या वो पूरे उस वक्त इंडिया के ये हालात थे? उस वक्त टर्की के ये हालात थे? उस वक्त इंडिया के ये हालात थे? बांग्लादेश के ये हालात थे? हालात मैं बता देता हूँ खरीदा आपको। इस पाकिस्तान के ऊपर $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। करंट अकाउंट डेफिसिट भी आसान लफ्जों में समझा देता हूँ कि आपके, मैं दे रहा हूँ ना खरीदा, आप फिर दे रहा हूँ देता हूँ। मैंने कहा था मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नहीं, वो मेरे भाई है, वो मेरी बात को समझ रहे हैं। अच्छा, मैं $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि आपने $20 अरब की चीजें ले ली हैं, पर दुनिया के जो पैसे लायबिलिटी पे करने के लिए आपके फॉरेन रिजर्व थे
नहीं थे, 30,000 अरब रुपए का कर्जा था। अच्छा, ये कहते थे 5.4 पे ग्रोथ छोड़ के गए, और इनके सारे अरस्तु एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार के फौरन आईएमएफ के पास जाओ। आईएमएफ के पास कब जाना पड़ता है? जब आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं होते। उसके बाद आप आ जाते हैं आपका क्वेश्चन, जो बात गवर्नर स्टेट बैंक ने की, गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बात जिस कॉन्टेक्स्ट में की, अगर मैं आप मुझसे पूछे कि मैं थोड़ा बहुत अगर इकोनॉमी को जानता हूं, जब भी डॉलर डेप्रिशिएट होता है, डिवैल्यू पाकिस्तानी रुपये डिवैल्यू होता है, तो हमेशा बर्डन पड़ता है आपके कर्जों के ऊपर, आपकी इकोनॉमी वीक होती है। ये तो कोई इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है ना। देखिए ना, जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो 95 रुपए पे डॉलर था, और जब लोग गए थे तो 127 रुपए पे डॉलर छोड़ के गए थे। डिवैल्यूएशन हुई थी। डिवैल्यूएशन होती क्यों? डिवैल्यूएशन इससे होती है, छोड़ देना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, जो गवर्नर स्टेट बैंक, अगर मैं इकोनॉमी जितना समझता हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी वाइज उन्होंने बात ठीक नहीं की है। दूसरी तरफ जहां जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, मैं वही बता, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, गवर्नर स्टेट बैंक है। आप गरीबा बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब वो डॉलर की प्राइस को जस्टिफाई करेगा तो इसका मतलब है कि मार्केट पे असर पड़ेगा। कहां बैठे हुए थे वो? लंदन में। हाँ, और उनके सामने डायस्पोरा क्या बैठा था? इंग्लैंड का डायस्पोरा, पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि आपका तो फायदा हुआ है, आपका फायदा, चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी मैं आपको कह रहा हूं गरीदा कि आप ये न्यूज चैनल छोड़ के अगर आप जियो के अंदर चली जाएंगी तो आपके हालात, आपका फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। मैं अब ये बात कर रहा हूँ, शायद आप इधर ज्यादा अच्छा प्रोग्राम कर रही हूँ, बात करने का समझ लॉजिक नहीं है। मेरी बात समझने। अच्छा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मुझे बाकियों की तरफ जरा जाने दीजिए, आपके पास आऊंगी। आपके साथ आप जब भी प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स को शिकायत होती है कि टाइम बस आइंदा आपके साथ सोलो प्रोग्राम करेंगे। मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत माजरत, लेकिन कम से कम इतनी तब्दीली आई है कि पहले महंगाई की जिम्मेदार आपकी पिछली हुकूमत होती थी, अब महंगाई की जिम्मेदार इंटरनेशनल मार्केट्स हो गई हैं। और वो कह रहे हैं जी गवर्नर स्टेट बैंक ने अपना जो ऑडियंस था उनको देख के बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मलिक अहमद खान साहब। अच्छा गिरिजा, देखें, एक तो ये तय है कि जितना ज्यादा आप हमारे इन भाइयों को मौका देंगे उतना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो जो बात करेंगे उसके नतीजे में क्या होगा। अब पहला, ये जो बात अभी कह रहे थे कि जी फला अरस्तु थे, हादसा ये नहीं है कि कौन क्या थे, हादसा ये है कि जब कुछ बीरबल अरस्तु समझ लिए गए, और बड़ी तकलीफ की बात है। और मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं, देखें, मैं अली बात कर रहे थे, मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो क्या कह रहे हैं। हुकूमत आपके पास आई 2000, समझ जाइए ना। अच्छा देखिए 2018, अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, देखें 2018 में आपके पास हुकूमत आई, आज आप तकरीबन 1200 दिन के बाद आप बात कर रहे हैं, तकरीबन 1200 दिन की आपकी हुकूमत है। और अगर 1200 दिन में आप आईएमएफ के प्रोग्राम में थे तो बड़ी बड़ी क्लियर बात थी, आपकी पहली अरेंजमेंट थी कि आपने स्टेबिलिटी अचीव करनी है, और जो करेक्टिव मेजर्स और रिफॉर्म्स थे उसके दो पहलू थे। एक पहलू ये था कि आप उन कीमतों के साथ इत्तफाक करेंगे, यानी आप वो डिसिप्लिन इम्पोज करेंगे, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और डायरेक्टली कंज्यूमर को अपनी चीज की कीमत अदा करने देंगे जो फ्लो करेगी अकॉर्डिंगली एज आईएमएफ सेड। बिजली की कीमत उसकी एक मिसाल है। डॉलर में आपने कहा कि हम इसको आर्टिफिशियली मेंटेन इसलिए नहीं करते, हालांकि उसकी एक बड़ी मंतक है। मंतक ये है कि अगर आपकी जीडीपी ग्रो कर रही हो और आप ग्रोथ परसू कर रहे हो, और आप इकोनॉमी के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक ये होता है कि आप इधर स्टेबिलिटी, जो अली आपसे बात कर रहे थे, या आप स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं, या आप ग्रोथ की परसूट में निकलते हैं। पीएमएलएन की गवर्नमेंट ग्रोथ की परसूट में थी, जिसमें उसको बाकी चीजें मैनेज करनी पड़ती थी, यानी डॉलर को एक खास हद से आगे ना जाने देना, बड़े कर्जे लेकर बड़े वो प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। सच है, हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाती थी, एनर्जी शॉर्टेजेस थी। एनर्जी शॉर्टेजेस को कवर अप करने के लिए आपको अब बिजली के मंसूबे लगाने थे, तो फिर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में फर्क आना एक लाजमी जुज़ था। सर, यानी कि आप कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो पॉलिसीज थी उनका फॉल्ट है, यानी कि डॉलर को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज रखना, उसका इम्पैक्ट पड़ा। बड़े कर्जे लिए, जो इमरान खान कहते हैं कि आपने कर्जे इतने बड़े बड़े ले लिए कि हमें उसकी किस्तें भरने के लिए अब मसला पड़ रहा है। नहीं गरीदा, मैं ये रादर ऐसे कह रहा हूँ कि जब आप ग्रोथ अचीव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बोरिंग करनी पड़ती है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो उसमें आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का फर्क आता है। लेकिन जब आप ग्रोथ अचीव कर रहे होते हैं तो उसका मकसद ये होता है
کہ آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ آپ قرضے بھی ادا کرتے چلے جائیں گے اور اپنی گروتھ کو فردر آپ انہانس کرتے چلے جائیں گے. یعنی وہ فگر جو آپ کا 5.5 پہ ہے تو وہ آپ کی قوت خرید، آپ کی استطاعت، لوگوں کی حالات زندگی، لوگوں کا روزگار، سطح غربت سے نیچے لوگوں سے اوپر لانے کی کوششیں، ان سب میں معاون و مددگار ہوتے ہیں. جب آپ سبسڈیز کے ماڈل پہ جاتے ہیں، صرف یہ کہ ہم ٹارگٹ سبسڈیز کریں گے اور انفلیشنز کو کم کرنے کے لیے ہم اس طرح کے وہ اٹس اے ہولسم ڈیبیٹ. آپ یہ ہم 2 منٹ کی ٹاک بات میں اپنی پوری نہ بات سمجھا پاتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں عوام الناس کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے. یعنی اگر تو آپ کی حکومت کی نتیجے میں جو پالیسیز آپ نے پرسو کی، آپ ان کو لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دے رہے ہیں. زندہ رہنے کے لیے آج آپ کو آپ کی قوت خرید ضروری ہے. آپ کے پاس آپ کی دسترس میں ہو کہ آپ تیل خرید سکیں، شے خورد و نوش خرید سکیں، بچوں کی اسکول کی فیس ادا کر سکیں، دوائیاں خرید سکیں. اس وقت ایک قیامت کا سماں ہے، پتہ نہیں. اور گورنمنٹ کی ایک بڑی عجیب پوزیشن ہے کہ گورنمنٹ روز آ کے انسینسٹیوٹی اپنی رادر جو ہے وہ اس کو ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے، اس کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے، دنیا بھر میں یہی صورتحال ہے. دیکھیں نا، یہ دیکھیے غریبہ، میں فار ایگزامپل میں کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، میں تو بیسک کامن سینس سے، اکانومی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی از اے پولیٹیکل اکانومی. یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اس میں ہم کچھ ایسی اکانومیز کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں جہاں پہ سینٹ پرسینٹ لوگ ٹیکس پیز ہوتے ہیں. یہاں پر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کے میں نے جو بڑی ایک اچھی میں نے گفتگو سنی ریسنٹ پاسٹ میں، جن کے ایکس چیئرمین ایف بی آر تھے شبر زیدی صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی اکانومی جو کہ انڈاکومنٹڈ ہے، ایک ایسی اکانومی جو کہ گورنمنٹ کے پورے نظام کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو آپ نے پیرالل 2 پوزیشنز کھڑی کی ہوئی ہیں. تو مجھے اس منطق کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی جس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی جواب لیں گے علی نواز اعوان صاحب سے کہ 3.5 سال 4تھے سال میں داخل ہو گئے، کوئی ریفارمز نہیں ہے سسٹم کے حوالے سے. بٹ فیصل کریم کنڈی صاحب، ایک تو پی ڈی ایم نکلی ہوئی ہے، مائنس پیپلز پارٹی سڑکوں پہ کل پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے. ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دفعہ پھر مل کے تحریک عدم اعتماد کے لیے سوچ بچار کر رہے ہیں. تو کتنا سیریس ہے اس دفعہ آپ لوگوں کا یہ آپشن پنجاب میں، پھر وفاق میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا؟ فیصل کنڈی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غریدہ، پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ انہوں نے اپنا ایک پلان دیا ہے احتجاج کا. اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی اپنا ایک پلان دیا تھا، جس میں ہم مختلف اضلاع میں، خیبر پختونخوا میں ہم نے تقریباً تمام اضلاع میں روزانہ کے بیس پہ کسی نہ کسی ضلع میں ہم جو ہے احتجاج کر رہے تھے مہنگائی کے خلاف. اس طرح پنجاب میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں، باقی صوبوں میں بھی کر رہے تھے. جہاں تک آپ نے بات کی عدم اعتماد کے حوالے سے، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ ذکر کیا. ہم نے آفیشیلی جو ہے ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے بھی دعوت دی اپوزیشن کے دوستوں کو کیا ہے ہم پنجاب میں اور مرکز میں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں اور اس حکومت سے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں، جو کہ پہلے تو نہیں مانی جاتی تھی. لیکن کل رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، اور اس پہ جو ہے پارٹیاں مل کر ان ہاؤس جو ہے وہ بات کر سکتی ہیں. ہم پہلے بھی دیکھیں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، اور اس کے ساتھ بھی، اور حمزہ شہباز جو پنجاب میں ہے، ہماری پارٹی کی کوارڈینیشن اور باقی اپوزیشن جماعتوں کی کوارڈینیشن چلتی رہتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے اپوزیشن کے رہنما، خاص کر پی ایم ایل این کے ہمارے دوست، اگر اس پہ راضی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان میں بھی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہمارا ایک ڈفرینس یہ ہے کہ ہم پہ الزام لگایا گیا تھا پی ڈی ایم میں کہ آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی سے کچھ ممبران لے کے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے آپ نے بنایا لیڈر آف دی اپوزیشن. لیکن میرا سوال آج یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بی این پی مینگل صاحب اور اچکزئی صاحب آج اسی بلوچستان عوامی پارٹی کے کو جو ہے سپورٹ کرے عدم اعتماد کی تحریک میں، اور 14 لوگوں کو ہم پہ تو 3 کے الزام تھا یا 4 کا، ان کے پاس 14 کا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کو سپورٹ کرے عدم اعتماد کی تحریک میں. تو یہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو چیز آپ نے بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی ہے، اس طرح
पंजाब में भी करें, मरकज में भी करें, जिस तरह हमने यूसुफ गिलानी साहब को मिलकर तमाम अपोजिशन जमातों ने बड़ी मेहनत की थी, हमने सेंटर बनाया, इस तरह अगर हम मिलते हैं तो हम गारंटी इंशाल्लाह देते हैं कि पंजाब में भी और मरकज में भी हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। ठीक है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का शिकवा जवाब शिकवा ये मुकम्मल हो जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरा हो सकता है? कोई शिकवा नहीं है। तहरीक इंसाफ अपने लिए खुद ही खतरा है, हमारी जरूरत इनके लिए नहीं है। अच्छा। जो काम ये देखें, आज आपने जो अभी बात की और जिस तरह से गुगलियां मारी हमारे अवान साहब ने, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए किस तरीके से इसने गुगलियां मार के अपने आप को बचाया। कप्तान के खिलाड़ी है ना, कप्तान के खिलाड़ी हैं, गुगलियां तो मारेंगे नहीं। खुद भी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, खुद भी अच्छा खेलते हैं क्रिकेट। लेकिन असल में ये है कि ये जो आज इनके बिहार के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दी, फिर उसके बाद इनके वज़रा ने दी। अब मैं बताऊं, शौकत ज़ुहरी साहब कह रहे थे कि जी जब डॉलर बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा। इनके एक वजीर साहब कहते हैं कि जी अगर ये चीजें बढ़ेंगी तो किसानों को फायदा होगा। आज ये कह रहे हैं कि जी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत फायदा हो रहा है। भाई हमारे जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनको 2 वक्त की रोटी मुयसर इस वक्त नहीं है। कमाल लॉजिक्स लेके आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और ये डॉलर बढ़ने से की लॉजिक अच्छी तरह पूछ लीजिएगा अहमद से। ये मैं वापस आके मलिक अहमद साहब से ही सवाल करूंगी, लेकिन आपसे बड़े सवाल करने वाले आली नवाज, आप डिफ्लेक्ट ना करें, बड़े अच्छे सवाल नहीं, आपसे बड़े सवाल करने वाले, आप डिफ्लेक्ट ना करें नून लीग की तरफ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। फैसल करीम कुंडी साहब, मलिक अहमद खान साहब और अली नवाज अवान साहब मौजूद है। लेट्स कम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद अली नवाज अवान साहब, मलिक अहमद खान साहब और फैसल करीम कुंडी साहब। अली नवाज अवान साहब, आपको सवालात से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन अ क्विक क्वेश्चन। मलिक अहमद खान साहब, जो शिकवा किया है कुंडी साहब ने कि जी आप लोगों को एतराज था सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट क्यों हासिल किए, अपोजिशन के इत्तेहाद के बाप के, अब आपका ही पीडीएम उसी बाप के लोगों के साथ मिलकर बलोचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद ला रहा है, तो ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, मैं इसमें 2 बातों की वजाहत जरूरी समझता हूँ कि सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में बातचीत होती भी रहती है और उस पर किसी बात पे इत्तेफाक होता है, किसी तो बात जब पीपल्स पार्टी ने ये किया तो आप लोगों ने शो कॉज क्यों दे दिया उनको फिर पीडीएम से? देखिए, ये मैं वही गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर आप मुझे इजाजत दें, बलूचिस्तान असेंबली के अपने हालात हैं, वहाँ पर अगर उनकी मकामी सतह पर ये अरेंजमेंट हो रही है तो उसका जवाब आपको दोनों मुतल्लका लोगों से लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि अगर वहाँ पे मेंगल साहब की पार्टी और वहाँ पर जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, अच्छा जवाब, और वो अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब है मलिक साहब का, बाप पार्टी से वो जवाब लेते हैं तो ठीक है, बात करते हैं। यहाँ पर हमारी एक राय बिल्कुल बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन थी कि जो क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग 2 बड़ी जमातें हैं और यही इस पीडीएम को आगे लेकर चल रही थी, यही इसकी बुनियादी मुतहरिक जमातें थी। इसमें मौलाना की लीडरशिप नहीं। अहमद, सवाल तो यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी अब देंगे शो कॉज नोटिस मौलाना फजलुर रहमान को? देखिए अवान साहब, मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज में रादर ऐसे ही ताल्लुकात होते हैं। कभी अगर आप वो मौक़िफ़ लें, अगर इमरान खान साहब की जो पोजीशन एमक्यूएम के बारे में थी, आज उनकी हुकूमत उन्हीं की मरून मिन्नत है। अगर इमरान खान साहब की जो राय चौधरी परवेज अली साहब के बारे में थी, वो तो शोकों से भी बियॉन्ड थी। पीपल्स पार्टी ठीक थी। अहमद ये कह रहे हैं ना, और नहीं कह रहा। मेरी बात तो सुने, अवान साहब इजाजत देना, मैं देखिए बड़ी गैर मुनासिब बात है, बड़ी गैर मुनासिब बात है। देखिए ना, देखिए यहाँ पर ये अगर आपको इस चीज की कोई फिक्र है तो गालिबन उसका बेहतरीन जवाब आपको इमरान खान साहब से मिलेगा कि कैसे मुमकिन हुआ कि वही पोजीशन जो उनकी एमक्यूएम के बारे में थी वो उन्होंने फौरन चेंज की, अक्सर जब उनकी हुकूमत का मामला चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में हाथ हौला नहीं रख रहे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हमने जब खान साहब ने किया था और जो हमने स्टैंड लिया था वो गलत लिया था।
اس وقت جو ہم نے کرٹیسائز کیا تھا عمران خان کو، ہم نے غلط کیا تھا. اور اب ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو قطعی یہ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ سے مختلف بات، نہیں میں تو مختلف بات، میں آپ سے بالکل مختلف بات، میری بات نہیں بات سنیں نا، جواب دیجیے. آپ نتیجہ غلط نکال رہے ہیں نا، آپ نتیجہ غلط بھائی جان باتوں کا نتیجہ نکالنے کے لیے پوری کتاب لکھنی پڑتی ہے ملک صاحب. اچھا کنڈی صاحب، نہیں میری بالکل نہیں، میں تو بڑی پلین سپیکنگ کر رہا ہوں آپ راضی ہیں میں تو آپ کنڈی کو کچھ غلط کہہ نہیں صاحب؟ رہا. جو ملک صاحب نے جسٹیفیکیشن دی ہے، کنڈی صاحب آپ راضی ہیں؟ کیونکہ اصل فریق تو وہ ہے نا، آپ درمیان میں پولیٹیکلی سیاسی طور پہ انجوائے کر رہے ہیں علی نواز صاحب، لیکن کنڈی صاحب آپ راضی ہیں ملک صاحب کی جسٹیفیکیشن سے؟ دیکھیں میں بالکل راضی. میرا ایک سوال تھا جو کہ عوان صاحب نے کری، لیکن عوان صاحب کی اس سے بچت نہیں ہو سکتی. عوان صاحب یہ بتائیں کہ حکومت ہے، دو وقت کی روٹی غریب آدمی کو کب میسر ہوگی، چیزیں کب سستی ہوں گی، لوگوں کو جو ہے روزگار کب ملے گا، لوگوں کے گھر کب بنیں گے، یہ چیزیں ہمیں بتائیں. یہ دیکھیں یہ ہمارا اپنا ایک ایشو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لوگوں کا یہ سروکار نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں روزگار کب ملے گا، ہمیں 2 وقت کی روٹی کب ملے گی، ہمیں سستی اشیاء کب ملیں گی، ہمیں گھر کب ملیں گے، ہمارے جو ہے حالات کب ٹھیک ہوں گے. لوگوں کو یہ سروکار نہیں کہ ہم آپس میں کیا شکوہ جواب شکوہ کر رہے جان بخشی ہیں. بالکل نہیں یہ بھی سائڈ پہ چلتا رہے گا. پروگرام کا ٹاپک بھی یہی ہے، پروگرام کا ایجنڈا بھی یہی ہے، سوالات بھی آپ سے. کنڈی صاحب نے بالکل صحیح کوسچن اٹھایا، اور یہی لوگوں کا ان پہ گلا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سٹیکس کے لیے سیاست کرتے ہیں، اسی لیے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اچھا سنیں نا غریدہ، آپ غریدہ آپ کی خواہشات پوری ہوئی، مجھے اچھا لگا، پر یہ پہلی دفعہ تو نہیں نکلے نا غریدہ. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی قسط لے کے اکیلے آئے تھے، مولانا فضل الرحمان دوسری قسط پی ڈی ایم بنا کے لے کے آئے تھے، مولانا فضل الرحمان تیسری قسط پی ڈی ایم توڑ کے لے کے آئے تھے، اب یہ چوتھی قسط آ گئی. نو ایشوز، یہ بھی ہوگا. بالکل جو کنڈی نے بات کی، میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں کہ جو ریئل لوگوں کے مسائل ہیں وہ انفلیشن ہے، اور میں انفلیشن کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اور ہم اس کے اوپر، آپ 35 سال دونوں نے حکومت کی ہے، آج بھی جو آپ ہمیں اپوزیشن کر رہے ہیں، لوگ آپ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ کریں تنقید، یہ آپ کی رائٹ ہے، جمہوری رائٹ ہے، پر ساتھ آپ اس کے سولوشن دیں. آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے، سولوشن صرف تحریک انصاف کے پاس ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سنتی جائیں غریدہ. ایک تو بتاولی بہت ہو جاتی ہے. اچھا کنڈی، جو سولوشن ہے نا وہ سندھ کے اندر پہلے نافذ کر دو، اسے کامیاب کر دو، مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی نا. اچھا کنڈی سن تو لو، سولوشن تو سن لیں. اس پہ مذاق نہ کریں، سنجیدگی، لوگ سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں. دیکھیں بہت سے یہ اس میں جو ہے لوگوں کے ساتھ، آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کو جو ہے کارڈ بنا کے دے رہے ہیں، آپ ان کو مطلب بھکاری بنا رہے ہیں. دیکھیں سولوشن ہمارے پاس جب 2008 میں جب ہماری حکومت تھی اس وقت بھی یہ حالات تھے، ہم نے چیزیں ٹھیک کی. سولوشن یہ ہے کہ آپ کی حکومت سے لوگوں کو چھٹکارا حاصل ہو جائے، اس چیز کا سولوشن ہے. کیونکہ مہنگائی کا دیکھیں سولوشن تو عوام نے دینا ہے نا، عوام آپ کو الیکٹ کر کے آئے، یہی تو مسئلہ ہے. لیڈرشپ سولوشن دیتی ہے، پولیٹیکل پارٹی سولوشن دیتی ہے، عوام میں سولوشن نہیں دینا ہوتا. کہتے ہیں صوبائی اسمبلی کا کہ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لو. ایک وزیر آپ کو کہتا ہے کہ چینی کم استعمال کرو. یہ کوئی منطق نہیں ہے، مذاق ہو. علی نواز صاحب کو ٹائم دے دیں. مذاق نہ ہو. علی نواز صاحب جواب دیں. بات ہے کہ یہ کیک کھانے روٹی یہ تو آپ کے لیڈرز دے رہے ہیں. اس دن سے ڈرے زیادہ اچھا تھا. کنڈی صاحب کا سولوشن، کنڈی صاحب کے لیڈر زیادہ اچھا سولوشن دیتے ہیں کہ زیادہ بارش ہوتا ہے زیادہ پانی آتا ہے، کم بارش ہوتی ہے کم پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتا ہے زیادہ لوگ مرتے ہیں، کم بارش ہوتا ہے کم لوگ مرتے ہیں. یا سولوشن تو دیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب. چلیں میں آگے چلتا ہوں. سولوشن دیتے ہے کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ 35 سال اس حکومت میں رہے ہیں ادھر، آپ کو چاہیے تنقید کریں، آپ جلسے جلوس کریں، آپ کا رائٹ بنتا ہے ہم پہ تنقید کرنا، پر ساتھ سولوشن دے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیڈرشپ سے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب اپوزیشن کے اندر تھے ہم سولوشن دیتے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے 0.6% کیش وڈرال کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہوئی، آپ نے ایک اچھا سٹیپ لیا، اسے 0.3% کر دے. بالکل یہ بات ہوئی. مسئلہ ہوا یمن فوج بھیجنے کا، ہم نے کہا ہم آتے ہیں آپ کے پاس اور ہم اس کا سولوشن دیتے ہیں. ہم آج بھی آپ کو سولوشن دے رہے ہیں. مہنگائی کے اوپر آ جائے، مہنگائی کا سولوشن غریدہ آپ اس وقت بھی شوق کرتی تھی. میں اپوزیشن کی باتیں کروں جو میں اپوزیشن میں تھا، آج میں گورنمنٹ میں ہوں، میں سولوشن آج بھی دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں نیکسٹ منتھ ہم 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 5 چیزوں پہ سبسڈی لانے جا رہے ہیں، جس کے اوپر گھی ہے جو امپورٹڈ خود نہیں ہے. سولوشن ہے، ٹیمپریری سولوشن ہے، یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. دیکھیں ہم پہلے کیا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں شارٹیج آف ویٹ تھی، شارٹیج آف شوگر تھی، اس ملک میں شارٹیج آف کاٹن تھی. غریدہ
दिस इज अनफेयर, वेरी अनफेयर। आपको 3 से 4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 1, 2, 3 लोगों को मैंने जवाब देना है और आप 3 मिनट भी मुझे कह रहे हैं आपने ज्यादा लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 चीजों पे हम सब्सिडी ले रहे हैं। हम वीट के ऊपर ला रहे हैं, हम शुगर के ऊपर ला रहे हैं, हम पाम ऑयल खुर्दनी तेल के ऊपर ला रहे हैं। ये 5 वो चीजें हैं जिसके ऊपर हम सब्सिडी लाके टेम्परेरी बेस पे लोगों को रिलीफ दे सकें। जैसे कोविड के अंदर 1,24,00,000 खानदानों को हमने एहसास के थ्रू रिलीफ दिया था। ये होता है परमानेंट सोल्यूशन। क्या होता है परमानेंट सोल्यूशन? देखें, आपने लोगों की इनकम इंक्रीज करनी है। लोगों की इनकम जब इंक्रीज होगी तो ये ऑटोमेटिकली लोगों की कुव्वत खरीद है वो ज्यादा हो जाएगी। साल में भी आप कह रहे हैं करनी है, तो करेंगे। दुनिया से अलग बिहेव करने लग जाए। नहीं गरीदा, यू फील लाइक कि दुनिया जो कर रही है हम ये कर रहे हैं। आज अमेरिका के अंदर ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। यूरोप के अंदर लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल की और उसके ऊपर कमोडिटी ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स 43 पॉइंट से ऊपर चला गया हुआ है। इंडिया के अंदर पोस्ट कोविड 23 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे चले गए हुए हैं। बांग्लादेश भूटान की सारी इंडस्ट्री बैठ गई हुई है। इन सारी चीजों के दरमियान हम लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग 17% पे ग्रो कर रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रही हैं, आपकी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रो हो रही हैं, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो रहा है। ये तो वो चीजें हैं जो थोड़ा टाइमली आपको नजर आएंगे जब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको नजर आएगा। कितना टाइम? क्योंकि आपका कोविड चौथे साल में आप चले गए, कितना आपके पास कितना टाइम बच गया? आप जब आए थे इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को टर्न अराउंड किया, टेक्सटाइल सेक्टर को टर्न अराउंड किया, हाउसिंग को टर्न अराउंड किया। मलिक अहमद खान साहब बोर हो रहे हैं आपकी बातों से। मलिक साहब आपको बोरियत का बहुत ख्याल है, चले आप उनसे बात। बोर नहीं हो रहे, हंस रहे हैं। शुक्र है आपको कम टाइम देते हैं, आपको शुक्र है दोनों को कम टाइम देते हैं, वरना आपको और लोगों के सामने आप शार हो जाए। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप कॉमेडी शो करना चाहती हैं या सीरियस प्रोग्राम करना चाहती हैं? आप हंसते हुए बात कर रहे हैं। बड़ी संजीदा कुंडी साहब, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है। है। सॉल्यूशन दे रहे हैं हुकूमत वाले, वो कह रहे हैं करेंगे। अभी चौथे साल में, चुके हैं 5वें साल में करेंगे। लोगों को एहसास के थ्रू कोविड के अंदर स्टिमुलस पैकेज दिया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल का जवाब में ब्रेक लेती हूँ। That's great, जी। सेंसस कहता है कि 3 करोड़ खानदान हैं पाकिस्तान में। आप 2 करोड़ को सब्सिडी देने जा रहे हैं। आपने 2 करोड़ गरीब कर दिए हैं खानदान पाकिस्तान में। आप मुझे एक बात बताएं, क्विकली जवाब दें मुझे। 23 करोड़ लोग इंडिया के अंदर पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा खतरा गुर्बत से नीचे चले गए। अब हमारा जो मिडिल क्लास है, जो लगी बंदी तनख्वाह कमाता है, वो बेचारा मुशाइल, उसका किचन डिस्टर्ब हुआ है। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आपको हम सब्सिडी देंगे। एडमिट करते हैं ना कि मिडिल क्लास को भी आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैंने नहीं किया, आप फिर गलत बात करें। आपने भी कहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। बताओ, आप दुनिया से चाहती हैं कि दुनिया से पाकिस्तान अलग बिहेव किया करे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। मलिक अहमद खान साहब सवाल करते हैं, फैसल कुंडी साहब भी साथ मौजूद हैं, अली नवाज अवान साहब भी। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक अहमद खान साहब, बड़े तहम्मुल से, बड़ी तसल्ली से, आप बड़ी देर से खामोशी से आप सुन रहे थे। एक तो हुकूमत कहती है जो अपोजिशन एहतजाज करे, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सब्सिडी देने जा रहे हैं ना, मसला क्या है? महंगाई कम हो जाएगी, आप लोग बिलावजह निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर। अच्छा देखिए, अब हमने तो डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक अच्छा खासा चलता मुल्क था, एक तरक्की करती मईशत थी, एक रोजगार में इजाफा करती हुई इकोनॉमी जो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही थी टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, एक ट्रैक पे चढ़ा हुआ मुल्क था, फर्स्ट क्लास उसके मामलात थे। अब फिर यकदम एक ऐसी हुकूमत आती है जो आके स्टेबिलिटी के नाम पे वो सारे जो प्रोसेसेस थे उनको अंडू करती है, ग्रोथ की स्ट्रेटजी को छोड़ती है, स्टेबिलिटी के नाम पे लोगों की जिंदगी पे एक बड़ी तकलीफ लाती है, जिसमें वो बिजली के बिल ले लें, गैस के बिल्स ले लें, कुछ भी, जहां से गवर्नमेंट अपने आप को पीछे खींचती है और बाहर निकाल के कहती है कि हम इसको स्टेबल करेंगे, ग्रोथ की बात बाद में देखेंगे, पहले स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। और आज मैं हैरान हूं कि वही गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात कर रही है। यानी 3 साल की आपकी स्टेबिलिटी की जो एफर्ट थी, तो उसके नतीजे में क्या निकला कि आपको वापस। मलिक साहब, सब्सिडी में गलत क्या है? आवाम के लिए सब्सिडी दे रहे हैं ना, आप लोग भी मेट्रो पे सब्सिडी देते हैं। नहीं, आप नहीं देखें गरीदा, सवाल ये नहीं है। मैं तो आपको कहा कि मैं तो इन फेवर ऑफ ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी, अगर आज तकलीफ है तो आई एम अगेन इन फेवर ऑफ। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मसला ये था कि आप ये कह रहे थे कि हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे
जिसके नतीजे में हमारी मईशत ग्रो करेगी और मईशत ग्रो करेगी तो उस वक्त हालात जिंदगी बेहतर होंगे। तो सर वो ग्रो कर रही है ना, इतने फिगर्स तो बताया नवाज अवान साहब ने इतनी देर तक जो बात की है। नहीं देखिए, मुझे मैं उन पे मोतरज़ हूँ, इस तरह से मोतरज़ हूँ कि आपका जो बुनियादी मसला है वो ये है कि आपने जो अवामुन नास की हालत ज़ार थी उसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है। अगर आप ये कहते हैं कि आपके फिगर्स आप आके जिक्र करते हैं, बार बार मैंने सुना है गवर्नमेंट के लोग आके कि कंपैरिजन्स ड्रॉ करते हैं पहले पाकिस्तान का। हर मुल्क की अपनी इंडिजिनस इकोनॉमी के अपने उसके पैरामीटर्स हैं, उसके अपने फैक्टर्स हैं टू बी एडेड अपॉन। ये बिल्कुल गलत जो है एक आपस में देखें, ये ऐसे ही है जैसे आप एक तफसीर के कारी को यसरुल कुरान के तालिब के साथ बिठा दें, ये बड़ा फर्क है। आप बिल्कुल वो बातें करते हैं जो हमारी समझ से बालातर है, मोटी मोटी 4, 5, 6, 7 वो इकोनॉमी की लाइंस उठा के उसमें से आप एक फैक्टर को उठा के उसे ड्रम बीट करना शुरू करते हैं। और यही आज जो है वो रिफ्लेक्शन मिला हमें जो स्टेट बैंक के गवर्नर की स्टेटमेंट थी उससे। मुझे फिक्र ना होती अगर वो स्टेटमेंट अली देते, अगर वो स्टेटमेंट इनकी कैबिनेट के कोई और मेंबर्स जिनकी इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है पर एक मुआशी ओहदे पे तैनात शख्स जो कि पाकिस्तान के सबसे एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर हैं, और अगर उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर है जिसके जरिए वो ये बात डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अगेंस्ट द फैक्ट्स एंड फिगर्स भी है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं पाकिस्तान में डी वैल्यू करती करेंसी इसलिए कि वो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपना ज़र मुबादला भेजते हैं, तो जब भेजते हैं तो उसको पाक रुपये में ज़्यादा वैल्यू मिलती है। दिस इज ऑल व्हाट ही सेड, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, मेरी समझ से बालातर है। यानी जब आपकी अफरात ज़र में इजाफा होगा, जब आपकी प्राइस हाइक होगी, जब आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक अलार्मिंग रेट पे आपने कम अज कम 50 लाख अफराद को पिछले साल में बेरोजगार कर दिए, आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे कोई तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए। एंड आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू बी क्लेम्ड एज अ विक्ट्री, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सर सॉल्यूशन कोई नहीं है आप लोगों के पास, इन सारी चार्जशीट के बावजूद सॉल्यूशन कोई नहीं। मैं गरीदा देखें, मैंने आपसे जब आपने ये सवाल शुरू किया था तो मैंने कहा हम तो डिमॉन्स्ट्रेट कर, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है पाकिस्तान की। एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये होता है, आप ये कहें कि जब मेरे हाथ में इख्तियार होगा तो मैं यक जुम्बिश कल्म में आंख को उठाने से पहले इसको दुरुस्त कर दूंगा। हम ये इनसे कहते थे कि ये आपकी मिसकंसीव्ड नॉर्म है। इस इकोनॉमी को आपने लेकर जब चलना है तो ग्रेजुअल डे बाय डे ऐसे चीजें बेहतर होंगी। ये इसके ऊपर आपको इतने जो है वो करने पड़ेंगे मामलात इस तरह। हमारा झगड़ा इनसे क्या रहा है, हम ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी इस वक्त हिकमत अमली है उसके नतीजे में पाकिस्तान में नुकसान क्या हो रहा है। ना सिर्फ के मईशत का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की समाजी इख्तियार का नुकसान हो रहा है। आज देखिए ना जो सूरत हाल आज बन गई है, जितनी हेट स्पीच है, जिस तरह के मामलात आपके नेशनल डिस्कोर्स में ऐड हो गए हैं, दिस व्हाट गोज अराउंड इज कमिंग अराउंड। ये तो आपका अपना किया है, जो आपने बोया था। हम प्रोग्राम के क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बट फैसल कुंडी साहब सॉल्यूशन क्या है आप लोगों के पास? सिर्फ ये नहीं कि उठा के इनकी गवर्नमेंट को बाहर भेज दें। वो अपोजिशन में थे तो अली नवाज अवान साहब ने बता दिया कि हम सॉल्यूशन दिया करते थे आपको पार्लियामान के अंदर। बताएं कुंडी साहब। देखिए, अली नवाज अवान साहब क्या सोल्यूशन हमें दिया करते थे कि इनके साथ 200 मईशत के रसूल हैं। वो जब आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा था कि हम 40 रुपए पेट्रोल पे लेके आएंगे। इन्होंने कितना पेट्रोल कम किया, इन्होंने जो बताया था वो बताया। इन्होंने जो प्लान हमें दी तो किधर है उनके प्लान? इन्होंने कौन सी चीजें सस्ती की हैं? इनके पास जो एजेंडा था वो कहाँ पर है? इन्होंने जो सब कुछ ये करने थे वो किधर है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना मजाकन ये चीजों को उड़ा देते हैं। देखें, ये जिस मुल्क का जो सूरत हाल बना रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो कमिंग हुकूमत जो है वो इसको सूरत हाल को कंट्रोल करेगी। लेकिन इनको अभी भी जो है इस सूरत हाल में मजाक सूझा हुआ है। लेकिन जब ये कहते थे और हमें आज भी ये मदीने की रियासत बनाने की बातें करते हैं, हमें जो लेक्चर देते हैं इस्लाम के हवाले से, लेकिन जब हम कहते हैं कि आप हमारे हुक्मरान हैं, आप तो शेखाने का हिसाब दें, फिर ये कहते हैं वो तो माले गनीमत है, उसको तो मैंने खुद ही लूटना है, वो तो मैंने किसी को नहीं देना हिसाब किताब। जबकि 2 वज़ीर आज़म पे जो है वो रेफरेंस चल रहा है। तो आप बताएं कि आपके तो शेखाने में क्या है, आपको हम ये नहीं कहते किस हुकूमत ने आपको क्या दिया है, लेकिन आपके एक सरकारी तौर पर भी, आपके कानूनी तौर पर भी हक बनता है कि आप उसके जितने भी परसेंटेज है, 15% है, जो भी है, उसकी वैल्यू को आप जमा करा के आप ले सकते हैं।
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں جمع کرنا اور ایسے ہی لے کے جانا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن جو آپ نے باتیں کی تھی، کدھر 1 کروڑ نوکری؟ ان کے وفاقی وزیر آ جاتے ہیں کہ ہم نے 1 کروڑ نوکری تو دے دیا، وہ پتہ ہی نہیں ہے اب یہ کہاں پر دی ہیں، خواب میں دی ہیں، کدھر دی ہیں. انہوں نے 50 لاکھ گھر بھی بنا لیے ہیں، 1 کروڑ نوکری بھی دے دی، سب کچھ دے دیا ہے. لیکن جو چیز بھی ہے اس کا جواب عوام الیکشن کے دن انشاءاللہ ان کو دے گی. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. علی صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کا. احمد نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا ہے پاکستان کے اندر جو 5 سال پچھلے رہ کے گئے ہیں. انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ پاکستان کے اندر جتنی اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی پروفیٹیبل نہیں چھوڑ کے گئے. جو ایک پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی پی ایل، خاقان عباسی صاحب اسے 157 ارب روپے کے لاس میں چھوڑ کے گئے تھے. بڑا زبردست ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا انہوں نے کہ پاکستان میں 24,000 میگا واٹ بجلی چاہیے تھی اور یہ 30,000 میگا واٹ بجلی بنا گئے، اور جس میں کیپیسٹی چارجز آج بھی ہر سال 100 ارب 10 سے 12 روپے یونٹ تھی، آج 23 سے 25 روپے یونٹ ہے. ان کا کیا ہوا کیا کہ آپ نے ان کا کیا ہوا ان کے دور میں 10 سے 12 یونٹ. یہی تو مسئلہ ہے. انہوں نے ہر آنے والے سال میں جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں 100 ارب روپے آپ کو اضافی دینا پڑتا ہے. آپ نے کیپیسٹی کی مد میں سردیوں میں آپ 11,000 کی آپ کی کیپیسٹی پاکستان کے اندر اور آپ کو 30,000 میگا واٹ کے پیسے دینے ہیں. گرمیوں میں آپ کے پاس 24,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے اور آپ نے 30,000 میگا واٹ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے پیرامڈز بنا گئے، میٹروز چل رہی ہیں، سبسڈیز چل رہی ہیں. نہیں احمد، دس از انفیئر. اسحاق ڈار جب کہتا تھا کہ میں آپ دالیں مہنگی ہوئی تو مرغی خوابوں کو اچھی سٹیٹمنٹ دیتا ہوتا تھا، مفتاح نے اسمبلی میں کھڑے ہو گیا کہ ڈار اکنامکس غلط تھی، اور اگر آپ نے ڈی ویلیویشن کرنی تو لوگ پتہ نہیں کیوں خلاف ہیں. ڈی ویلیویشن کو اتنا بڑا جل تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ڈی ویلیویشن غلط تھی، 95 سے 127 روپے پر ڈالر چھوڑ کے گئے. یہ آپ نے ڈیمانسٹریٹ کیا پاکستان کے اندر. پاکستان کے کسی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ نے اصلاحات کی پلیز آپ ماڈریٹ کر رہی ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی اجازت. میں صرف ایک جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سمجھنے میں اتنا فرق ہے کہ یعنی اگر آپ کی کیپیسٹی انسٹالڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کیپیسٹی آپ انسٹالڈ کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو اس کیپیسٹی پہ پرفارم ہی نہ کرا سکیں تو بھیا پھر آپ نے یہی پے کرنے ہیں نا، کیپیسٹی چارجز ہی دینے ہیں. آپ کیا بول کر رہے تھے؟ خدا کا خوف کرو یار، کس حد تک جھوٹ بولیں گے آپ لوگ یار؟ ٹائم ختم ہو چکا، ٹائم ختم ہو گیا. علی نواز صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. علی نواز عوان صاحب، ملک احمد خان صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ ٹاپک کہیں نہیں جا رہا ہے کیونکہ عوام کو ابھی بھی سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کا عذاب. سو اس ٹاپک پہ مزید ڈسکشن چلتی رہے گی. I'll see you coming week انشاءاللہ. اللہ حافظ.